के बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। शटर तोड़ दिया, घुस गए अंदर, आगजनी कर रहे हैं। ये देखो, मीडिया मत बनाओ अभी हम लोगों उन्हें चोट लगी है वो घर में, ईट मारा मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को कौन पालेगा, बोला तो कोई नहीं। मैंने जगह साफ बदला दी, अभी मुसलमान हूँ। अच्छा जानना है मेरा, बस इतना कहने से दोनों को मारना चाहिए। अच्छा लोकल जो अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पे मंदिरों से और मस्जिदों से सभी को शांति बनाए रखने की अपील की जाए। और इस तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, मैं पहले दिन से एक बात को कह रहा हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं, दिल्ली के दंगे भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश का नतीजा है। दिल्ली में दंगे सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कराए हैं। ये बात मैं पहले दिन से बोल रहा हूं और पार्लियामेंट के अंदर भी मैंने कहा था कि बीजेपी ने दंगे कराए। सिर्फ जो प्रोटेस्टर्स थे, उन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एक प्रायोरिटाइज्ड चार्जशीट बनाई जाती है और बाकी लोग जो अटैक में मुलव्वस हो सकते थे और जिन लोगों ने हो सकता है प्लानिंग की होगी, उसकी चार्जशीट आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई। तो वो एक अपने आप में एक अच्छी बात नहीं थी। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पिछले 4 दशक के सबसे भीषण दंगा जो कि राजधानी दिल्ली में हुआ फरवरी के महीने में, जिसमें 58 लोग मारे गए, उस मामले पर अब दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन जो कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करता है, उसने एक बेहद चौंकाने वाली फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की है। 10 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली दंगे पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज थे, प्लान थे, टारगेटेड थे, सुनियोजित थे और टारगेटेड भी थे, ये बात कही गई है। और ख़ास तौर से कहा गया है कि जो CAA प्रोटेस्टर्स थे उनके खिलाफ किस तरह से जो भाजपा के नेता हैं, नेताओं का जिक्र भी किया गया है, जिसमें कपिल मिश्रा का नाम साफ तौर पर लिखा गया है कि जो दिल्ली के चुनाव थे उस कैंपेन के दौरान, चुनावी प्रचार के दौरान जो हेट स्पीचेस दी गई थी, उनके असर के तौर पर इस दंगे को अंजाम दिया गया कि इतनी हिंसा उन हेट स्पीचेस से उभरी जिसकी वजह से ये दंगे हुए हैं। इसमें साफ तौर पर ये कहा गया है और इनका नेताओं का जिक्र भी किया गया है। इसके अलावा कपिल मिश्रा का जिक्र किया गया है मौजपुर भाषण का, जिसमें उन्होंने कहा था कि ज़बरदस्ती हटाए जाने की बात थी। जाफराबाद का जो प्रदर्शन था, पुलिस के रोल को भी काफ़ी विस्तार से इसमें चर्चा की गई है, अदालत के रोल की भी बात की गई है, कॉम्पनसेशन की भी बात की गई है। मैं ख़ास मेहमान से आपसे मिलवाती हूँ। इस कमेटी के हेड हैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर MR शमशाद, जिन्होंने इस रिपोर्ट को ड्राफ्ट किया है। दूसरे जो मेंबर्स हैं उनके साथ मिलकर उनसे मैं बातचीत करूंगी इस कार्यक्रम के दौरान और इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से जानने की कोशिश करूंगी कि क्या वाकई ये जो रिपोर्ट है इसके क्या मायने हैं, क्या सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि दिल्ली पुलिस की जो पूरी थ्योरी है वो इस मामले में क्या रही है। दिल्ली पुलिस ने पिछले कई महीनों में जो इन्वेस्टिगेशन किया है, जो दंगे हैं उनके मामले में क्या रही है। दिल्ली पुलिस का ये वक्तव्य रहा है उनका कि ये जो CAA कानून को लेकर जो विरोध कर रहे थे प्रदर्शनकारी, उनकी एक साजिश थी नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए। उसके बाद दिल्ली पुलिस यहीं तक नहीं रुकी, उसने यहाँ तक कहा कि ये हथियार बंद आंदोलन की एक कोशिश थी CAA एंटी-CAA प्रोटेस्टर्स के ज़रिए, ताकि एक अलगाववादी आंदोलन फैलाया जा सके और जो सरकार है उसको उखाड़ के फेंका जा सके। इस तरह का जो है एफिडेविट में दावा किया गया है दिल्ली पुलिस के ज़रिए। और इसको आप ये देखिए कि सीधे तौर पर इससे बिल्कुल टक्कर खाती हुई, इसको बिल्कुल चुनौती देती हुई रिपोर्ट है ये दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन की। लेकिन इससे पहले कि मैं MR शमशाद साहब से बातचीत करूं, एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो scroll.in ने छापी है। ये रिपोर्ट विजेता लालवानी की रिपोर्ट है, इसको आप ज़रूर पढ़िए और लिंक में भी नीचे कमेंट में आप लिंक देख सकते हैं इस रिपोर्ट का। बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, विस्तृत रिपोर्ट ये तैयार की गई है स्क्रोल के ज़रिए, जिसमें जो ख़ास बात कही गई है वो ये कि ये जो पूरी जो कंस्पिरेसी थ्योरी तैयार की दिल्ली पुलिस ने, उसको सपोर्ट करने के लिए उसके पास ना तो गवाह हैं ना सबूत हैं। और इसके अलावा जो और हैरान करने वाली बात यह है कि इससे पहले मैं आपको बताऊं कि 14 लोग अब तक जो है मेन कंस्पिरेसी जो है उसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें 6 जो हैं वो छात्र हैं
और जो मेन कंस्पिरेसी वाली चार्जशीट है जो कि वो अभी पुलिस ने दायर नहीं की है, इसलिए 3 जो चार्जशीट हैं उनको स्टडी किया इस रिपोर्ट ने। और वो ये कहती है कि किस तरह से इसमें हर्ष मंदर, योगेंद्र यादव, कविता कृष्ण, अंजलि भारद्वाज जैसे लोगों के नाम शामिल हैं। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इन 3 चार्जशीट्स में जो स्टेटमेंट्स हैं, जो आरोपी लोग हैं, जो कबूल कर रहे हैं अपना गुनाह, उनको सबसे पहले तो मजिस्ट्रेट के सामने उनको नहीं रखा गया और किसी भी अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया जो बयान है सिर्फ वही मान्य होता है, वही एडमिसिबल होता है। तो ऐसा दिल्ली पुलिस क्यों कर रही है? दूसरी सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि ये रिपोर्ट ही कहती है स्क्रोल की कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो पूरे तरीके से हूबहू आइडेंटिकल हैं, शब्दशः इन स्टेटमेंट्स को लिखा गया है। तो किस तरह से ये मुमकिन है कि अगर 5 लोग मान लेते हैं, 5 आरोपी हैं और 5 अपने गुनाह को कबूल कर रहे हैं, तो क्या उनके पास ऐसा कोई फॉर्मेट था जिसमें वो वही शब्द, वही सेंटेंसेस, वही वाक्य, वही बात कहते हैं? तो एक तरह से हास्यास्पद है ये कि दिल्ली पुलिस जो अपनी पूरी थ्योरी बना रही है। अपने मेहमान से बातचीत करते हैं। शमशाद साहब जो एडवोकेट हैं, इस कमेटी के हेड हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि उनकी रिपोर्ट किस बुनियाद पर उन्होंने बनाई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका शमशाद साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि ये जो पूरी रिपोर्ट आपने तैयार की है, जो सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस की थ्योरी को चुनौती देती है, इसकी बुनियाद क्या है? कैसे आप इस नतीजे पर आए? जी, जहां तक बुनियाद का सवाल है कि हम लोगों जब जैसे ये कमेटी बनी थी तो हम लोगों ने उस अफेक्टेड एरिया का दौरा करना शुरू किया और कई मीटिंग्स हम लोगों ने वहां ली और हमारे मेंबर्स वहां गए, अलग अलग मेंबर्स अलग अलग जगह पर गए। कई लोगों ने सिर्फ टेस्टिमनीज रिकॉर्ड की, कई लोगों ने वहां जाकर पूरे एरियाज में बोर्ड्स लगाए और उस पर उन्होंने नाम डिस्प्ले किया कि साहब जिनको जो भी विक्टिम्स हैं वो लोग आएं और यहाँ इस कमेटी से अपनी बात कहें। उस साइन बोर्ड के सिलसिले में कोई 450 दरखास्तें हम लोगों के पास आई जो हमने फॉर्मेट एक बनाया था उसकी बुनियाद पर। कोई 50-60 के आसपास हमने टेस्टिमनीज रिकॉर्ड की वहां जाकर लोगों से पूछकर, और कई और जगहों पर जो टेस्टिमनीज उन लोगों ने दी थी वो हमने प्रोक्योर किया और उसकी बुनियाद पर ये सब चीजें हुई। और उसके अलावा ये भी हुआ कि कई लोग ऐसे थे उसमें जो खुद तो विक्टिम नहीं थे लेकिन उन लोगों ने वहां विक्टिम्स की बहुत मदद की थी, उन लोगों की टेस्टिमनी भी हमने रिकॉर्ड की। और जाहिर है कि इस पर बहुत सारा और लोगों ने काम किया था, उन सब का भी हमने स्टडी किया और इस बुनियाद पर हमने ये सारी रिपोर्ट बनाई है। तो ये तो एक मसला हुआ। जहां तक आपने कहा कि ये क्या आपने रिकमेंडेशंस जो दिए हैं, उन रिकमेंडेशंस का जो मसला है वो इस तरह से नहीं है कि हमने सिर्फ कुछ सुन लिया है और उसकी बुनियाद पर एक रिकमेंडेशन दे दिया है। ये सारी बातें हम लोगों ने उनकी समझी है। जहां तक नंबर ऑफ केसेस जो हमको मिले हैं उनकी बहुत इंट्रिकेसीज, छोटी छोटी बातों को हमने पूरी तरह से सुना है और उसके बाद हमने ये एक एनालिसिस ड्रॉ किया है कि यहाँ ये होना चाहिए था और वो नहीं हुआ है और उसकी बुनियाद पर ये रिकमेंडेशंस है। शमशाद साहब, दूसरा सवाल ये उठता है कि एक बहुत बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि ये प्लान्ड और टारगेटेड राइट्स थे, ऐसा कहने के पीछे क्या वजह है? देखिए, इसको समझने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा वक्त लूंगा दूसरे जवाब के मुकाबले में, क्योंकि ये सारा मसला दिसंबर 2019 के बाद शुरू हुआ है। वो इसलिए क्योंकि 15 दिसंबर के बाद जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो प्रोटेस्ट शुरू हुए तो उस प्रोटेस्ट पे सबकी निगाह थी और वो 1-1.5 महीने तक जब लोगों को लगा कि ये प्रोटेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं और जाहिर है उसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा थी, सिविल सोसाइटी ने उसको बहुत आगे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया था। उसी प्रोसेस में जो दिल्ली में हो रहा था कि एक साहब पिस्तौल लेके जामिया में घुस गए और उन्होंने प्रोटेस्टर्स पे गोलियां चला दी, फिर कुछ 2-3 दिनों के बाद शाहीन बाग चले गए और वहां गोलियां चला दी। ये सब एक तरफ हो रहा था, जो प्रोटेस्टर्स पे अटैक हो रहा था। उससे पहले पुलिस ने जामिया में जो भी हुआ था पुलिस से वो हुआ था, लेकिन साथ साथ जो हुआ था कि जो पॉलिटिशियंस थे उस पर उनके जो रिमार्क्स थे जो चल रहे थे पैरेलली और इलेक्शन भी आने वाला था, वो बहुत डैमेजिंग थे। और प्रोटेस्टर्स की अपनी एक बात थी कि साहब ऐसा है कि ये पहली बार हुआ है कि मुसलमान और नॉन मुसलमान को एक ऐसे बुनियादी मुद्दे पर जो कि इंसान के एग्जिस्टेंस का मसला है, एक सिटीजनशिप का मसला है, उस पर बांट दिया गया है। तो वो एक चल रहा था और वो सिर्फ इतना नहीं था,
वो इंटरनेशनल लेवल की जो आपने बात की, इंटरनेशनल लेवल पर यहां तक कि यूएन ने कह दिया था कि दिस इज अ वेरी वेरी हाईली डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट। तो इस बैकग्राउंड में प्रोटेस्ट था और उस प्रोटेस्ट पर गोलियां चल रही थी और साथ साथ जो लीडर्स थे वो अपने स्टेटमेंट, इतने डैमेजिंग स्टेटमेंट्स दे रहे थे। पार्लियामेंट में बात की जा रही थी कि साहब ये मुगल दौर लौट के आ रहा है और हिंदूज को इस पर एक स्टैंड लेना पड़ेगा। और उसमें फिर एक मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया और ये कहा कि ये लोग गद्दार हैं। और बाद में जब रॉइट्स हुए तो रॉइट्स में यही बातें कही गई और ये कह के मारा गया कि तुमको हम आजादी दे रहे हैं। एक साहब थे, उन्होंने ये कह दिया कि साहब हम जब हमारी जब गवर्नमेंट आ जाएगी तो साहब हम जो है गवर्नमेंट लैंड से सारी मस्जिदें हटा देंगे। ये नहीं बताया कि कितनी लैंड है उनके लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और बाद में रॉइट्स में यही हुआ कि कोई 12-13 मस्जिदों पे सीधा अटैक हुआ, उनके इमामों को मारा गया। तो बहुत सारे जो स्पीचेस थी इलेक्शन से पहले और ये रॉइट से पहले वो सब हो रही थी पिछले 1-1.5 महीने से। और जो काम राम भक्त गोपाल ने और कपिल गुज्जर ने शाहीनबाग और जामिया में किया था 23 तारीख को, मैं कह सकता हूं कि वही हुआ और उसके बाद ये सब हो गया। तो ये पूरा का पूरा एक बात समझ में नहीं आती है, वो ये कि चूंकि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी लीडर्स की प्रोवोकेटिव जो स्पीचेस थी, और खासकर हमारे साथ में ये सामने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है कि कपिल मिश्रा ने जो भाषण दिया उसके बाद से पूरी आग ये पनपी हमने देखा है। और आपने कपिल मिश्रा का नाम भी इस रिपोर्ट में लिखा है, लेकिन क्यों भाजपा बीजेपी जो कि सेंटर में रूल कर रही है और एक अहम या कहा जाए कि सबसे बड़े नेता, दुनिया के सबसे बड़े देश के, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के नेता आ रहे थे यहाँ पर, डोनाल्ड ट्रंप, उस दौरान दंगों का होना क्यों ये चाहेगी केंद्र सरकार कि उनके जो नेता हैं वो इस तरह के भाषण दें, फिर दंगा हो जिससे देश को एक तरह से बदनामी हो। मैं ये थोड़ी देर के लिए इसको अलग रख देते हैं कि किस समुदाय को नुकसान पहुंचा, लेकिन जो एक इमेज को डेंट पहुंचा, धक्का पहुंचा, वो तो केंद्र सरकार को पहुंचा। देखिए, मुझे नहीं लग रहा कि इस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा होगा इनको, क्योंकि देखिए ये सारी की सारी जो सारा का सारा जो मसला है वो एक इससे पॉलिटिक्स बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। इस पे लोगों को मोबिलाइज करने का जो एक इंटेंशन है वो बहुत हद तक इसके पीछे है। इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है मुझे नहीं लगता पर्सनली कि बहुत सारे लीडर्स को इससे कोई फर्क पड़ता है। यहाँ पर ये सीएए के मूवमेंट को एक ऐसा मूवमेंट बनाया गया है जिस मूवमेंट के तहत, जैसे मैं समझता हूं कि राम मंदिर का इशू था, उसको बहुत हद तक एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स बना के उसको खेला गया। उसी तरह सीएए का एक ऐसा इशू है जिसकी बुनियाद इस पर डाली गई है कि वो एक वोट बैंक पॉलिटिक्स उस पर होने वाली है। तो उससे मुझे बहुत ज्यादा मैं नहीं समझता कुछ हो सकता है। लेकिन ये देखिए कि जो स्टेटमेंट्स दिए गए थे, इनका प्रवेश वर्मा जी का स्टेटमेंट क्या था? ये था कि साहब अभी तो मोदी साहब हैं आपको बचा लेंगे, शाह साहब हैं आपको बचा लेंगे, बाद में आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो इस तरह की बातें जब हुई हैं तो उसमें कोई इस बात को क्या समझेगा कि इससे हमारी इमेज क्या होगी। और मुस्लिम को बैकग्राउंड में रखते हुए ये कहा जा रहा था कि ये लोग आपका रेप कर देंगे घर में घुस के, और अभी आपको ये 2 लीडर्स बचा सकते हैं और नहीं बचा सकते। तो इस बैकग्राउंड में मैं ये समझता हूं कि वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जो जिनको करना था उन्होंने किया। अब मसला ये है कि उसका इन्वेस्टिगेशन आज होना चाहिए। क्या इस पे दूसरा अहम सवाल पुलिस के रोल को लेकर है, क्योंकि रिपोर्ट में खासकर पुलिस के रोल को ये भी कहा गया कि कुछ मामलों में पुलिस ने एक तरह से नरमी बरती कि ठीक है आप जाके वायलेंस कर लीजिए, और जो अटैकर्स थे उनको रोका नहीं गया। कुछ मामलों में ऐसा किया गया कि उनको बाकायदा सेफ पैसेज दिया गया कि वो वायलेंस करके आए हैं, निकल के आए, खून खराबा करके, और उनको सेफ पैसेज दिया गया कि आप चले जाइए। कुछ मामलों में यहाँ तक देखा गया, आपकी रिपोर्ट कहती है कि जहाँ पुलिस ने एक्टिवली रोल अदा किया, चाहे वो सीसीटीवी कैमरास को तोड़ने का मामला हो, या बीबीसी की रिपोर्ट भी इस बात की जो है कहीं ना कहीं कंफर्म करती है कि राइटर्स के तौर पे भी पुलिसमैन को कुछ देखा गया, वो वीडियो में बाकायदा दर्ज हुई है बात। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इस सब के बावजूद आपकी रिपोर्ट ये कह रही है पुलिस ने 752 केस रजिस्टर किए हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि अल्पसंख्यक समुदाय के ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, बेशतर लोग उन्हीं के इसी समुदाय से आते हैं। 200 चार्जशीट्स दायर की हैं। पुलिस ये सब क्यों करती अगर उसका रवैया एक तरह से पार्टिजान होता, फर्क करने वाला होता?
इस पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूं। मुजफ्फरपुर के रॉइट्स हुए थे मोस्ट रिसेंटली 7 साल पहले, जो बड़े रॉइट्स हुए हैं अभी कॉन्टेम्पोरेनियस, उसमें बहुत सारी FIRs लॉन्च की गई थी और मुजफ्फरनगर में, लेकिन आपने देख लिया कि क्या हुआ है वहां पर आज। तो ये सिर्फ पासिंगली मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इन्होंने ये कहा है कि हमने इतनी FIRs लॉन्च कर ली, उसमें कोई 665 FIRs हैं, जो अभी की रिपोर्ट सबमिट करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में जो एफिडेविट आया है उससे पता चल रहा है कि 665 FIR सिर्फ रॉइटिंग की है। अच्छा, बाकी 47 FIRs जो है वो मर्डर की है। 53 मर्डर्स हैं, लोग मरे हैं, और उसमें 47 है, वो अपनी जगह है। कुछ ऐसे लोग हैं जिसको पुलिस ने, जो FIR पुलिस ने खुद रजिस्टर किया है, उसमें गवाह बनाया है। एक साहब हैं, उनको गवाह बनाया गया है, लेकिन वही साहब हैं जिन्होंने अपनी एक कंप्लेंट डाली, उसमें उन्होंने 5 लोगों को नाम किया कि साहब ये लोग हैं जो इस रॉइट को लीड कर रहे थे और यहां पर मर्डर हुआ है, आप इस पर कार्रवाई करिए। उस FIR को कहीं और क्लब कर दिया गया और उसमें जितने लोग हैं उसमें से किसी को आज तक अरेस्ट नहीं किया गया है। तो मेरे कहने का मतलब यह कि जो आदमी पुलिस के लिए उसी जगह के मर्डर का गवाह बन सकता है, लेकिन उसी आदमी की जो कंप्लेंट है जिसमें 5 लोगों को नामजद किया गया है, उसको अरेस्ट नहीं किया गया। फारूकिया मस्जिद में एक लड़का है जिसकी एक आंख खत्म हो गई, उस लड़के ने लोकल लोगों को नामजद किया है और उसने बताया कि उनके वकील ने ये दरखास्त जो है, वो कंप्लेंट जो है पुलिस में जमा की है। उसमें जितने लोग नामजद हैं उसके बारे में आज तक उसका कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। उस पर क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ वो उस आदमी को नहीं पता जो कंप्लेंट की बात कर रहा है। उसी तरह से एक मोहन नरसिंह होम का इश्यू है, वहां पर किसी ने यमुना विहार से कंप्लेंट किया है, अगर पुलिस ने उस पर कोई चार्जशीट बनाई है या कुछ किया है तो उसमें ये इन सारे FIRs में अगर इन लोगों के नाम है तो उनको अरेस्ट होना चाहिए था। तो इससे ये कुछ पता चलता है कि साहब कुछ चीजें जो हो रही हैं वो पुलिस अपनी मर्जी से कर रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 4 दिन के अंदर में ये सारे कुछ हो गए, सारे रॉइट्स हुए, तो एक सेट ऑफ चार्जशीट को प्रायोरिटी दे दी गई और उस प्रायोरिटी में बहुत सारी बातें कही गई और उसमें ज्यादातर CAA के प्रोटेस्ट की कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी है, वो पब्लिक डोमेन में आ गई। उस पे बहुत सारे टीवी शो चल गए और उसमें एक बहुत बड़ा नैरेटिव निकल के आ गया। ये सारे इन्वेस्टिगेशंस में जो लोग नामजद थे FIRs में, उनको अरेस्ट करके सेम टाइम पे एक काउंटर जो वर्जन आ रहा था उसको पैरेलली क्यों नहीं किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है इन्वेस्टिगेशन पे। लेकिन शमशाद साहब, एक तरफ मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि इंडिपेंडेंटली आजादाना तौर पर जो पुलिस काम कर रही है उसके काम करने के तरीके को आप गलत मानते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये कुछ इस तरह के सियासी आका हैं जिनके आदेश ले रहे हैं वो, क्या आप ये कहना चाहते हैं, या आपको लगता है कि पुलिस के काम करने का तरीका ही बायस्ड है? देखिए, मैं सियासी आका की बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है उसके हिसाब से जो हम लोग इसको जो सारी कहानी हम लोगों ने देखी है और लोगों की बातें सुनी है, उससे ये फैक्ट इमर्ज हो रहा है कि पुलिस 100% जो जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं। FIR रजिस्ट्रेशन होने का जो कानून है, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पुलिस को बताते हैं तो इट इज ऑब्लिगेटरी अपॉन देम टू रजिस्टर द FIR एट दैट टाइम। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे डॉक्टर्स के खिलाफ नेग्लिजेंस वगैरह का, कि थोड़ा बहुत उसमें इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। लेकिन जो ये FIRs हैं, इन FIRs में कई ऐसी FIRs इंक्लूडिंग दिस इशू ऑफ दीज पॉलिटिशियंस, अभी जो एफिडेविट आया है उसमें उन्होंने कहा है कि साहब हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया और कोई एक्शनेबल एविडेंस नहीं मिला, इसलिए हम इसमें FIR रजिस्टर नहीं कर रहे। अब सवाल यह है कि ये FIR रजिस्टर करने से पहले पूरा इन्वेस्टिगेशन हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के खिलाफ है, नंबर 1। नंबर टू, क्या जितने FIRs हुए हैं उन सब में पहले इन्वेस्टिगेशन किया गया?
क्या ताहिर हुसैन को अरेस्ट करने से पहले क्या पहले इन्वेस्टिगेशन किया गया, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर हुए? नहीं, ये नहीं होता कि पहले आप जो कंप्लेंट मिले तो आप पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे फिर एफआईआर रजिस्टर करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पर हम जो कह रहे हैं वो है। चमराज साहब, दूसरी एक और अहम बात ये आती है कि चूंकि ये 53 लोग जो कि आधिकारिक तौर पे बताए जाते हैं जिनकी मृत्यु हुई इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे दंगे में, इसमें 2/3 लोग तो थे अल्पसंख्यक समुदाय के, लेकिन 1/3 ऐसे भी लोग थे जो कि बहुसंख्यक समुदाय के लोग थे। तो अगर ये प्लान और टारगेटेड अटैक था तो ये डिफेंस किस तरह से हुआ? या आपको लगता है कि उस तरफ से भी हमलावर तैयार थे? क्या उस तरफ से भी दस्ते तैयार थे? हमने देखा कि एक लड़के को हमने जिसको बाद में गिरफ्तार भी किया गया कि वो हाथ में पिस्तौल लेके, जो बहुत तस्वीर काफी सर्कुलेट हुई, वो तस्वीर देखी इन्हीं दंगों के। और तस्वीर का मैं एक और वीडियो का जिक्र करना चाहती हूँ जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग देखे जा रहे हैं पुलिस पर हमला करते हुए। इन सब के बारे में आपकी क्या राय है कि अगर ये प्लान और टारगेटेड था तो उस तरफ से कैसे हमला हुआ? देखिए, इसको मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं, मैं बिल्कुल एक बात साफ कर दूं कि मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही एक तरफा था मामला। जहां तक मरने की बात है, जाहिर है एक कम्युनिटी के लोग ज्यादा मरे हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग कम मरे हैं, लेकिन जो एक अल्पसंख्यक समुदाय का जो आदमी है जो बंदूक लेके घूम रहा है, रोड पे फायर कर रहा है, उसके खिलाफ तो चार्जशीट हो गई, वो जेल में है। उसके ताहिर हुसैन के खिलाफ चार्जशीट हुई, वो जेल में है। लेकिन जो 23 तारीख को बहुत सारे मामलात हुए जिसकी वजह से ये एक चीज निकल के आई कि अगर शायद उस दिन ये सब नहीं होता तो इतनी बात आगे नहीं बढ़ती। ये सब जो है 23 के बाद के वाकयात हैं। तो 23 तारीख को जो हुए उनके खिलाफ आज तक कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने उस पर कुछ नहीं किया। देखिए, प्लान जब इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा हो एक जगह पर और उसमें 100, 200, 400 लोग इकट्ठे हों, और अगर कोई दूसरी तरफ से प्रोटेस्ट कर रहा हो और वो प्लान कर रहा हो कि इसको हमें उखाड़ फेंकना है, और किसी भी कीमत पे पुलिस कमिश्नर साहब के सामने में जो भी एडिशनल डीसीपी हैं या डीसीपी हैं उनके सामने में कहा जा रहा है कि हम हटा देंगे यहां से, ये प्लानिंग हो रही है, उसमें अगर आप 200 लोगों की भीड़ पे जाएंगे तो जाहिर है वो काउंटर अटैक होगा, और वो हुआ होगा। मैं इसको इमेजिन कर रहा हूं कि जाहिर है वो काउंटर अटैक हुआ होगा और उसमें दोनों साइड के लोग मरे होंगे। लेकिन जो एक लार्जर पिक्चर जो शुरू हुआ मामला, जो पिछले 1.5 महीने से चल रहा था, 2 महीने से चल रहा था, वो सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, जी जल्दी से जी तो जब एक बार ये हो गया और उसके बाद ये देखा जा रहा है कि सिर्फ जो प्रोटेस्टर्स थे, उन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एक प्रायोरिटाइज्ड चार्जशीट बनाई जाती है, और बाकी लोग जो अटैक में मुलव्वस हो सकते थे और जिन लोगों ने हो सकता है प्लानिंग की होगी, उसकी चार्जशीट आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई। तो वो एक अपने आप में एक अच्छी बात नहीं थी। और ये अगर होता कि पुलिस दोनों मामले को एक साथ करती और एक वर्जन और काउंटर वर्जन दोनों सामने आता तो वो शायद बेहतर होता। अब मेरे पास 2 सवाल हैं आखिरी, और बहुत ही संक्षेप में मैं चाहती हूँ आप जवाब दें। एक सवाल कॉम्पनसेशन को लेकर है, क्योंकि कई लोग इस तरह भी कहते हुए पाए गए, खासकर हर्षमंदर साहब का कारवान मोहब्बत जो उनका एक कैंपेन चलता है, उनके लोगों से कहा गया कि हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है, हमें अदालत में जाना ही नहीं है, हमें आप सिर्फ कॉम्पनसेशन दिलवा दीजिए, उतना ही काफी है। क्योंकि ये लोग जो विक्टिम्स थे, न सिर्फ कि ये बहुत गरीब लोग थे, बल्कि राइट्स के बाद इनके ऊपर दूसरी मुसीबत कोरोना वायरस में लॉकडाउन के दौरान इनके कारोबार, इनकी दुकानें, वो सब खत्म हो गया। तो उसके बाद जो कुछ बचा कुचा था वो लॉकडाउन ने उनसे छीन लिया। तो ये बताइए, आप कॉम्पनसेशन पे ज्यादा ध्यान दे रही है रिपोर्ट, या इस बात पर कि एक लोकतंत्र में वो नागरिक जिसके अधिकार छीने गए, जिसको जख्मी किया गया, जिसकी जान ले ली गई, उसको इंसाफ मिलना चाहिए उसके परिवार के लोगों को? कि दोनों बराबर बात, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट बातें हैं, और कॉम्पेंसेशन भी मिलना चाहिए और डिटेरेंस के लिए इस पे क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस को भी अपना काम करना चाहिए। जहां तक कॉम्पेंसेशन का सवाल है, मैं ये बता दूं कि पहले ही ये डिटरमिन कर दिया गया एक नोटिफिकेशन के जरिए कि मरने वाले को 10 लाख रुपए देंगे, और घर जब डैमेज हो गया तो उसको कंप्लीट डैमेज को इतना देंगे, जो कम डैमेज हुआ है उसको इतना देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक पॉलिसी को ठीक करने की जरूरत है कि अगर इस तरह का वायलेंस हुआ है उसमें आपको एक्चुअल डैमेज देना चाहिए। जो घर बर्बाद हुए हैं, जिनकी दुकानें बर्बाद हुई हैं, किसी की दुकानों में बहुत ज्यादा सामान रहा होगा,
तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर 2 लोग मरे हैं, एक कोई वैसा पुलिस ऑफिसर पुलिस कांस्टेबल मरा है, दूसरा अगर कोई उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो में का कोई एम्प्लॉय था वो मरा है, तो सिविलियंस का जो असेसमेंट है, क्वांटम जो फिक्सेशन है वो 1/10 है। इस डिस्पैरिटी को दूर करना चाहिए। सेकेंडली, जहां तक लोगों के घर के डैमेज का मसला है, डैमेज को में बहुत सारे अभी तक वेरिफिकेशन ही नहीं हुए हैं। कुछ वेरिफिकेशन हुए हैं तो उनको कुछ भी नहीं मिला है, और किसी को कुछ मिला भी है तो वो 10% 20% मिला है। किसी की शॉप बर्बाद हुई है, कई लोग ऐसे आए हमारे पास जिनको 1 रुपया नहीं मिला है। अब मसला यह है कि ये बहुत गरीब लोग हैं, किसी के 2 लाख, किसी की 3 लाख, किसी के 10 लाख। अब इसको इन हालात में अगर कॉम्पेंसेशन को इतना, ये पूरे प्रोसेस को इतना ज्यादा डिले किया जाएगा तो फिर कॉम्पेंसेशन, जैसे क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस एक तरह से मीनिंगलेस होता जा रहा है, उसी तरह कॉम्पेंसेशन एस्पेक्ट भी खत्म हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ऐसा इश्यू है जो कॉम्पेंसेशन के एस्पेक्ट पे पूरे सिस्टम को एक बार रीलुक करना चाहिए, और इसको जितना ज्यादा से ज्यादा एक्सपेडाइट कर सकते हैं वो करना चाहिए। आखिरी सवाल ये बताइए, आप सरकारों से क्या उम्मीद करते हैं? आपका जो कमीशन है वो डायरेक्टली दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर काम करता है। दिल्ली सरकार ने इस पर अभी कोई खास प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। दिल्ली सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? आप क्या उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं कि ये रिपोर्ट बाइंडिंग तो किसी गवर्नमेंट पर नहीं है, लेकिन जितना सीरियस ये इश्यू है आज की सिविलाइज सोसाइटी में, कम से कम किसी ने कुछ कंपाइल करके दिया है, कुछ रिकॉर्ड्स दिए हैं कि साहब आपके सिटीजन्स की ये हालत है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये हो रहा है, और कॉम्पेंसेशन एस्पेक्ट पे ये हो रहा है। तो मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट उनसे इतनी होगी कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कम से कम, क्योंकि एवरीबॉडी इज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कम से कम उनको ये देखें कि साहब जो था उनके पास वो सब खत्म हो गया है, किसने लिया, कहां गया, वो एक अलग मसला है, वो क्रिमिनल कोर्ट डिसाइड करेगी। इस पे कम से कम दिल्ली गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट करके जितने भी डैमेजेस के केस हैं वो सब कॉम्पेंसेशन जल्दी से जल्दी रिलीज करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सर्टेनली उनको एक कमिटी बनानी चाहिए, और कमिटी वो ओवरलुक करे कि किस तरह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में काम हो रहा है और कौन कौन सी FIRs इग्नोर की गई हैं। पुलिस ने अगर किसी FIR को डिले किया है या फिर उस पर रजिस्ट्रेशन FIR नहीं हुआ है तो उस पे जो कार्रवाई हो सकती है वो होनी चाहिए। तो इस पे गवर्नमेंट को करना चाहिए कुछ ना कुछ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शमशाद साहब इस पूरी विस्तार से इस चर्चा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।